गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा। सिकर एकेडमी राउत सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन लोग क्लास 10 की साइंस का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने कुछ एटॉमिक मॉडल्स कर रहे थे। लास्ट टाइम जब अपन लोगों ने एटॉमिक मॉडल किए थे तो उसमें अपने नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल अपने कंटिन्यू चल रहा था। हालांकि मैंने वो पूरा करवाया था, पूरा रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लास्ट में शूट नहीं हो पाया। इस वजह से जो नील्स बोर की ड्रॉबैक्स थी वो मैं शायद अपलोड नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं गाइस, वो अपने फिर से कर लेंगे। इससे पहले फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसके अलावा आप में से जिस किसी को भी इन क्लासेस के लिए ध्यान में नहीं है, जिस किसी के, तो उसको आप शेयर करना ना भूलें, या फिर उनको आप इन्फॉर्म कर दे कैसे भी। नेक्स्ट गाइस ये कि अगर आप लोगों में से किसी को किसी तरह का डाउट है, अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको घबराने की थोड़ी बहुत भी जरूरत नहीं है, आपको क्लास से अच्छा मटेरियल यहाँ करवाया जाएगा। क्लास में क्या रहता है आपका कि एक बार करवा दिया तो बच्चा इतने बच्चों के सामने पूछने से हिचकिचाता है, थोड़ा हेजिटेशन फील करता है कि सर क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फर्स्ट टाइम देखो, सेकंड टाइम देखो, यू कैन सी थर्ड टाइम, जितने टाइम चाहो आप, व्हेनेवर यू वांट, जहां भी कहीं भी। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो किसी को कुछ भी मालूम चलने वाला नहीं है, आपको सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि सर ये समझ नहीं है, यहां से वापस आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी एंड लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, जो उसके मेन पोस्टुलेट्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। जितने भी पोस्टुलेट्स थे वो 7 थे, वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अपन करेंगे क्या, ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर। So guys, yesterday we also read about drawbacks of Rutherford's atomic model, in which we read that Rutherford cannot define and Rutherford cannot explain the stability of an atom. लेकिन नील्स बोर ने उस स्टेबिलिटी का झंझट ही खत्म कर दिया, वो प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म थी अपनी। कैसे कि वो एटम वाली इलेक्ट्रॉन वाली कहानी थी कि वो उनकी एनर्जी में लेस होता जा रहा है, वो धीरे धीरे कहां गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रही, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि जो एनर्जी है वो एक ही एनर्जी लेवल में जिस टाइम मूव करेंगे तो वो क्या नहीं करते, एनर्जी ना इंक्रीज होती ना ही डिक्रीज होती। तो ऐसा कुछ गैस प्रॉब्लम नहीं रही। तो इन्होंने जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स थी उनको ओवरकम कर लिया था। लेकिन अब देखेंगे कि इनकी क्या ड्रॉबैक्स थी। फर्स्ट इनका ये रहा कि हाइड्रोजन जो होता है, उस हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, एंड दिस नील्स बोर explain only atomic structure of hydrogen. It means it cannot define, and you can say it could not define the atoms having more electron. जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्ट्रक्चर को ये शो या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्या कहेंगे, इट तो सॉरी जानवरों के लिए लगता है, ये जानवर थोड़ी था बेचारा, ठीक, could not explain the atom having more electron. Understand guys? फर्स्ट ड्रॉबैक ये थी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या रहा, सेकंड में एक वर्ड अपने पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ते हैं गाइस, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है एक सीक्वेंस। क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे कि अपने बात करें कलर स्पेक्ट्रम, तो कलर स्पेक्ट्रम कौन सा है, विबग्योर, ये कलर का स्पेसिफिक सीक्वेंस है। तो ये क्या रहा, स्पेक्ट्रम रहा। क्या रहा, स्पेक्ट्रम रहा। तो ये स्पेक्ट्रम ऐसा ही एनर्जी का भी स्पेक्ट्रम होता है। जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जाते हैं
या ऊपर से नीचे आते हैं, यानी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं या लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो उस टाइम उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यानी कि या फिर तो वो एनर्जी को इंक्रीज करते हैं या फिर वो एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसा ही वो कुछ चाहते हैं, तो उस टाइम वहां कुछ है स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। बोर ने कहा था ये जो स्पेक्ट्रम बनते हैं ये सिंगल लाइन में बनते हैं। किस में बनते हैं? सिंगल लाइन होती है। क्या होती है गाइस? सिंगल लाइन होती है। लेकिन जब इनको देखा गया किससे? हाई पेनिट्रेशन ऑपरेटर्स से देखा, तो मालूम चला गाइस कि ये क्या होती है, लाइन सिंगल की बजाय डिवाइडेड होती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिवाइडेड होता है। अंडरस्टैंड गाइस? ये जो स्पेक्ट्रम होता है, जो यहाँ एटम से स्पेक्ट्रम रिलीज होता है, वो स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू नील्स बोर इट इज ए सिंगल लाइन, but when we see it with a high penetration apparatus, then we find that it is divided in more than one line and it cannot be explained by Niels Bohr. ये भाई साहब जो थे ये इनको नहीं समझा पाए। अब नहीं समझा पाए तो नहीं समझा पाए। अपना काम क्या? अपना काम गलतियां निकालने का। अपने गलतियां फिर से निकालें। और गलतियां कैसे निकालते हैं? थर्ड क्या रहा? अब एटम की तो बात यहां तक रहेगी। अब इससे बात करते हैं अपने आगे केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग मींस हाउ एटम फॉर्म टुगेदर एंड हाउ एटम गेट टुगेदर एंड फॉर्म केमिकल कंपाउंड। तो वो इस तरह के केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो ये क्या नहीं बता पाया। केमिकल बॉन्ड नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया गाइस? केमिकल बॉन्ड नहीं बता पाया। अगर मैं सही लिखूं तो क्या लिखूंगा? इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम मेक केमिकल बॉन्डिंग during केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन जो है गाइस, ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। किसकी है? रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म। तो आज के बाद अगर अपने क्लास में भी कहीं रिएक्शन लिखेंगे, जिस टाइम अपने स्कूल स्टार्ट होंगे, देन इट मींस ये रिएक्शन होगा। अंडरस्टैंड? तो ये ड्रॉबैक्स थी। किनकी थी? नील्स बोर की थी। इसके बाद क्या आते हैं गाइस? अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं, और इन बेसिस पर, इन प्रिंसिपल के बेसिस पे वी कैन ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर। सो देयर इज नो नीड टू गिव एन एक्स्ट्रा एटॉमिक मॉडल। ऐसा कुछ जरूरी नहीं था, इसीलिए किसी ने नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे एटम की स्ट्रक्चर समझ गए और अलग अलग बेसिस पे अलग अलग लॉ आते गए, जिनसे अपने केमिकल बॉन्डिंग भी समझ गए। अंडरस्टैंड गाइस? तो यहाँ अपने एटॉमिक मॉडल होते हैं कंप्लीट। अपन लोगों ने जेन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद पढ़ लिया थॉमसन का, उसके बाद पढ़ लिया किसका? रदरफोर्ड का गॉडफ्रेड एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद किसका पढ़ लिया? नील्स बोर का। वेरी गुड गाइस। तो यहाँ अपने एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग ऐसे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्लासेस को मिस मत करना। कंटिन्यू आपको क्लासेस अवेलेबल हो रही है। अगर आपने क्लासेस एक बार भी मिस कर दी तो उसके बाद वापस बराबर आना काफी मुश्किल हो जाता है। अपनी बात करते हैं उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मीन्स
मॉडल्स कंप्लीट हो चुके थे, इसके बाद अलग अलग तरह के एटम फाइंड होते गए और इतने ज्यादा तरह के एटम फाइंड हो गए कि उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी अलग अलग थी। तो इस तरह उनकी स्टडी पॉसिबल नहीं हुई और साइंटिस्ट का ग्रुप काफी छोटा था जो उन पर स्टडी कर पाए, उनके यूज बता पाए, कौन से हार्मफुल होते हैं, कौन से यूजफुल होते हैं। जो हार्मफुल होते हैं हाउ कैन वी यूज इट, और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज इसमें होती क्यों है। तो इस तरह रिवील करना काफी बड़ा हो जाता है। अब आप कहोगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने एटम फाइंड होंगे, 50 60, तो 50 60 क्या इतना बड़ा ग्रुप भी नहीं है। उस टाइम गाइस टेक्नोलॉजी जो थी वो भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी और एटम काफी छोटा होता है, इसके ऊपर स्टडी करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जरूरत है किसकी, क्लासिफिकेशन की, ताकि क्या किया जा सके, एटम्स का, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जा सके, जिसके बेस पर उनकी स्टडी क्या हो सके, इजी हो सके। तो यहां क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मेन जो पर्पस था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मेन जो पर्पस था वो पर्पस क्या रहा, वो पर्पस था गाइस टू स्टडी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इजी एंड फास्ट। इजी एंड फास्ट क्या किया जा सके, उसकी स्टडी किया जा सके। तो इसका क्या था, टारगेट था। आप इसको अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। इसके बाद गाइस जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ट्राई किया था, क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया था। उनमें से जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनको अपने स्टडी करते हैं, वो कौन थे, उनका नाम था डोबेराइनर। क्या था गाइस, डोबेराइनर। डोबेराइनर ने किया क्या था, डोबेराइनर ने एक्चुअल में जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स थे, जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स थे, उनमें से इनको जो सेम लगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो इक्वल थी, उनको एक ग्रुप में इक्वल किया, ग्रुप में उनको सेलेक्ट कर दिया और ग्रुप में अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने 3 तरह के ग्रुप बनाए। कौन कौन से, 3 ग्रुप बनाए और प्रत्येक जितने भी ग्रुप थे वो सभी ग्रुप में एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे। कितने थे एलिमेंट्स है, 3। He had make 3 group in which also 3 elements। फर्स्ट में कौन सा था गाइस, फर्स्ट में था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जो सेकंड ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। जो सेकंड ग्रुप था वो ये रहा था गाइस, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। और नेक्स्ट जो ग्रुप था वो ये रहा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इनके क्या रहे थे, अलग अलग ग्रुप रहे थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इन सभी का क्या था, अलग अलग ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में 3 थे टोटल, क्या, एलिमेंट्स। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सो दीज आर नोन एज ट्राइएड्स ऑफ डोबेराइनर। ट्राइएड्स ऑफ डोबेराइनर क्यों कहते हैं, बिकॉज एवरी ग्रुप कंटेन्स 3 एलिमेंट। एवरी ग्रुप कंटेन 3 एलिमेंट, सो इट इज नोन एज ट्राइएड्स ऑफ डोबेराइनर। अंडरस्टैंड गाइस। तो फर्स्ट मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि डोबेराइनर था। डोबेराइनर ने किया क्या कि इसने प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। He could make only 3 groups in which also 3 elements. It means total the number of atoms that is classified by Dobereiner is number 9. Total 9 elements ये क्या कर पाया था, क्लासिफाई कर पाया था। अब इनका बेस क्या रहा था, अपने बेस देखते हैं। इन्होंने इनको एटॉमिक वेट के बेस पर क्लासिफाई किया। किसके बेस पर है, एटॉमिक वेट के बेस पर।
एटॉमिक वेट मींस है इनका जो भार था, वेट जो था उसके बेस पे। लिथियम का कितना होता है गाइस? लिथियम का होता है 6, सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम कितना होता है 39 होता है। पोटेशियम कितना होता है 39 होता है। उसके बाद है कैल्शियम का कितना होता है गाइस? 40, कितना होता है 40। स्ट्रोंटियम का कितना होता है 88। कैल्शियम का कितना होता है 40, स्ट्रोंटियम कितना होता है 188 और बेरियम का कितना होता है 137। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, अलग अलग एटॉमिक वेट के बेस पे, और एटॉमिक वेट का बेस भी क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर था। क्या था गाइस? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप की बात करें, जो क्लोरीन का था वो था 35। कितना गाइस है 35। ब्रोमीन का कितना होता है 80 और हाइड्रोजन का कितना होता है 127। तो ये गाइस आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये गाइस आपको क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने ही पड़ेंगे, इनका अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं रहता। तो अब हुआ क्या, ये अलग अलग अपने लोगों ने क्या लिख लिया, इनके एटॉमिक वेट लिख ली। इन्होंने क्या किया, इन सभी को जो अलग अलग सीक्वेंस में सेट किया था, वो सीक्वेंस क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अंडरस्टैंड गाइस? इनका लो क्या था? इनका लो था, इन्होंने इनको एडजस्ट किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर को अपने क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। अब था क्या, मैं ऐसे करूं कि जो कोने वाले पार्टिकल है उनका एटॉमिक वेट का क्या करूं? एवरेज निकालूं। कोने वाले कौन से? फर्स्ट में लिथियम और सोडियम। और एवरेज क्या होता है? दोनों का टोटल कर दिया, जितने हैं उन सभी का ऊपर क्या कर दो टोटल। टोटल थे कितने? 1 and 1 2, इन 2 का ही एवरेज निकालना है और उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। 39 + 6 = 45 अपॉन 2, 22.5 कितना आया? 22.5। अंडरस्टैंड गाइस? एवरेज निकालना है इसका और इसका एवरेज निकालना है। जो कोने वाले हैं, कॉर्नर वाले हैं, वो वही सेम सिस्टम है। जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं उन सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। इन दोनों ऐड कर दिया, टोटल है कितने उनका डिवाइड कर दो। तो 40 + 137 कितने होते हैं? 177 अपॉन 2 डिवाइड करोगे 2 8 जा 0.5। अंडरस्टैंड गाइस? ये अपना क्या आ गया? एवरेज आ गया। यहां आपने एवरेज फाइंड करना चाहे इसका और इसका, तो 35 + 127 कितना हो गया? 1 और जितने हैं उसका डिवाइड कर दो। 162/2 कितना आंसर आ गया? 81। एवरेज फाइंड करने पर क्या आपको कुछ मालूम चल रहा है? कुछ आप रिलेशन फाइंड कर पा रहे हो क्या? कैसे? कि इन दो का अपन लोगों ने एवरेज निकाला, इन दो का अपन लोगों ने एवरेज निकाला, और ये किसके इक्वल आ रहा है? सेंटर वाले। अब आप कहोगे सर यहां तो 22.5 है एंड हियर इट इज 23, इट मींस है ऑलमोस्ट इक्वल होना। क्या होना? ऑलमोस्ट है इक्वल होना। अंडरस्टैंड? ऐसे यहां 88.5 और यहां कितना है 80, 88 और यहां कितना है 81 और यहां कितना है 80। तो आपको मालूम चल रहा है कि तीनों जो ट्राइएड्स हैं, इन ट्राइएड्स में जो एवरेज है किनके? कॉर्नर वाले जो कॉर्नर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट का अगर आप क्या निकालो? एवरेज निकालो, तो वो मिडिल वाले के क्या हो रहा है? इक्वल आ रहा है। ये ही बेस था किसका? इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, किसने? डोमिनेटर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, और किसके? एटॉमिक वेट के। उसके बाद उन्होंने फाइंड किया कि इस तरह जो एवरेज होता है बीच वाला, इन दोनों का साइड वालों के जो एवरेज है उन दोनों का साइड वालों के एटॉमिक वेट का एवरेज बीच वाला होता है। तो ये काफी आसान रहा। इसके बाद क्या रहा? अपने इसको लिखते हैं इसके बाद कि ये लिखते कैसे, लैंग्वेज क्या रहती है। तो मैं क्या कहूंगा? दी एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज ऑलमोस्ट
इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये अपना डोबेलाइनर का क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? डोबेलाइनर का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट होता है। तो इसमें लर्न करने वाला मटेरियल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या कहेंगे? डोबेलाइनर मेक्स द ग्रुप ऑफ 3 elements and he could make only 3 group. These group contains only 3 electrons, so these groups are known as triads of Dobereiner. Understand? He adjusts the atoms on the basis of their atomic weight, and the series is increasing of atomic weight. ऐसे अपने क्या कहेंगे? उन्होंने जिस स्पेसिफाइड किया वैसे। उसके बाद उनका क्या था? जो मेन वो ये था, their atomic weight of middle element is almost equal to average of atomic weight of remaining 2 elements, यानी कि बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है वो इन दोनों वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये अपने को बताना है। उसके बाद ये इनके एग्जांपल है। फर्स्ट है ये सेकंड ट्राइएड है, ये थर्ड ट्राइएड है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, describe triads of Dobereiner, write an example of triads of Dobereiner, write 3 triad of Dobereiner। तो अपने को लिखने हो सकते हैं, ये आपको रन करने पड़ेंगे। तो आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं इससे आगे। इसके आगे चले तो अब कुछ कमियां रही इसमें। क्या है गाइस? इसमें कुछ कमियां रही। ये कमियां क्या रही? ड्रॉबैक्स क्या थी? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोबेलाइनर? तो ये सेल्फ अंडरस्टूड थिंग है गाइस, दैट ही कैन क्लासिफाई ओनली 9 एलिमेंट, and you also know and you can say me that how it is possible that the present time where so much element is discovered, how can the classification of the Dobereiner can success? Because it could success to classify only 9 elements, so their classification is not a success. तो अपने क्या कर सकते हैं? इसकी ड्रॉबैक यही थी कि he classify only 9 element. It means he got success to make 3 triad. Understand guys? Here our Dobereiner's classification is complete and let's start next classification. आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए पॉज करके और फिर उसको कैप्चर कर लिया करो। चलते वक्त बीच में कोई जरूरी नहीं है अपने को, अपने लाइव तो वैसे भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ते रहे तो आने वाले टाइम में अपने लाइव भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर वहीं से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आपको लाइव स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसी सब्जेक्ट की पीछे वाली क्लासेस भी देखनी है और देखनी ही होगी, अगर ये देखनी है, अगर आप ये क्लास देख रहे हो अभी डायरेक्ट तो कोई फायदा नहीं है, आपको पीछे वाली क्लासेस भी देखनी होगी। अगर वो क्लासेस आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आई बटन में जाना है। किसमें जाना है? आई बटन में जाना है। जो इस तरफ आई बटन है ना ऊपर, वहां उस आई बटन पे क्लिक करना है, आपको क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा जो नीचे चैनल है तो चैनल पे क्लिक कीजिए, साइड में आइए वीडियोस पर, फिर साइड में आइए प्लेलिस्ट पर, आपको अलग अलग क्लासेस की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो वो भी आपके लिए काफी इजी है। आप स्पेसिफिक क्लास में जाके वहां स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में आप क्या कर सकते हो? अपनी
अपनी क्लास फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफी इजी रहेगा, तो आप प्ले लिस्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपने आते हैं गाइज क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड्स। अपने आज क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड में क्या करेंगे, पहले इसकी क्या लिखते हैं, एटॉमिक जो पीरियडिक टेबल थी वो लिख के इसमें कैसे बनाई थी। तो इस टाइम तक आप ये ध्यान रखना कि जिस टाइम न्यूलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन किया था उस टाइम में नोबेल गैसेज जो थी, क्या है, नोबेल गैसेज आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। नोबेल गैसेज उस टाइम तक फाइंड नहीं हुई। तो अपने इसकी डेफिनेशन जो अपनी इसकी पीरियडिक टेबल है वो काफी इजी हो जाती है। कैसे, अपने स्टार्ट करें कहां से, लिथियम से। हाइड्रोजन और हीलियम तो फाइंड नहीं हुआ, हाइड्रोजन फाइंड नहीं हुआ था तो ये उसके समझ से बाहर था। हाइड्रोजन तो आज भी समझ से बाहर है दोस्तों, हाइड्रोजन तो आज भी है। नेमोजिल की जो आज की, मैं भी आपको दिखाता हूं, ये हेनरी मोजले की जो आज की पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसमें ये हाइड्रोजन यहां दे रखा है, आप देख रहे हो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका जो कलर है वो क्या है, थोड़ा ऐसे लाइटिंग ब्लू सा कलर है और नीचे लाइटिंग पर्पल कलर है, तो ये ऑपोजिट कलर है। और ये क्या हो गया फिर, नॉन मेटल, और नीचे वाले क्या है, मेटल। तो फिर ये तो कहानी से बाहर है, नॉन मेटल मेटल के साथ आ रखा है। तो ये तो आज भी समझ से बाहर है कि इसको कहां एडजस्ट करना चाहिए, कहां एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ये बेचारा न्यूलैंड तो कहां से करता, इन भाई साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन, नियोन आता है इसके बाद। लेकिन नियोन क्या नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं नियोन नहीं लिख रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये याद है तो आप क्या कर पाओगे, अपने मालूम है जो नॉर्मल जो अपने एटॉमिक नंबर लिखते हैं वो कुछ लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे तो लिखते हैं, सेम रहता है। और हाइड्रोजन वाले में, हाइड्रोजन में से लिथियम आता है और लिथियम में से क्या आता है, सोडियम। तो सोडियम आगे नहीं लेके जाना, सोडियम ये रखना है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या आएगा, आर्गन, आर्गन नहीं लिखना। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। अपने बस इतना ही लिखेंगे। अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है कहां तक, 20 तक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी इजी है। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें क्या सिस्टम रहा, जैसे देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक अपने म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा मा पा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ऐसे एक वो होता है ना म्यूजिक वाला, तो उसी म्यूजिक के बेस पे इन्होंने इसके साथ क्या किया था, कंपेयर किया था। तो लिखता हूं सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद क्या था वापस है सा। तो सा ये फर्स्ट है और ये क्या है, एट। अब इसने क्या किया, पहले तो न्यूलैंड के पास इतने, इससे ज्यादा थे, कहां तक था वो, थोरियम तक था गाइस, कहां तक था, थोरियम तक था। थोरियम तक इसने एडजस्ट की थी अपनी, कहां तक एडजस्ट की थी, थोरियम तक।
तो इसने क्या किया, थोरियम तक इसके पास जितने भी फाइंड एटम थे, एलिमेंट्स थे, उन सभी को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट उसने एडजस्ट कर दिया। अंडरस्टैंड, एटॉमिक वेट के बेस पर उसने क्या कर दिया, और वो भी ऑर्डर क्या रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बेस पर क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब आप कहोगे सर आपने कैल्शियम तक क्यों रखी, आगे बताएंगे क्यों रखी, क्यों कुछ ना कुछ इसका रीजन है। तो अपने फर्स्ट क्या कहेंगे, उसने अपने कहेंगे कि न्यूलैंड एडजस्ट या फिर अरेंज देयर एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन ही फाइंड, उसने फाइंड किया कि एज इन द म्यूजिक फर्स्ट लेटर सा इज मैच्ड विद eighth letter sa, like this in this periodic table first element is matched with eighth element। तो आप कहोगे सर कहां हो रहा है, लिथियम में, सोडियम में, उसे ऐसे नहीं कहा, उसने कहा कि प्रॉपर्टीज मैच होती है। क्या मैच होती है, प्रॉपर्टीज मैच होती है। अंडरस्टैंड गाइस, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, ऑक्टेव ऑफ न्यूलैंड। न्यूलैंड है गाइस, न्यू हॉलैंड नहीं है। न्यू हॉलैंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यू हॉलैंड अलग ट्रैक्टर है, अच्छा ट्रैक्टर है, वो अलग है, उसका यहां कोई लेना देना नहीं है। तो क्या रहा, अपने क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन ही फाइंड that if we compare it with musical letters, then we find that properties of first element is almost equal to properties of eighth element, so it is known as octave of Newland। तो ये क्या बन गई, न्यूलैंड की क्या बन गई, न्यूलैंड की पीरियडिक टेबल। अंडरस्टैंड गाइस, ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड। किसका क्लासिफिकेशन था, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था। आगे बात में इसमें इतना ही याद करने वाली बात है कि इसने किस तरह को डिवाइड किया। फर्स्ट इसने किस बेस पर किया था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे। सेकंड इसने क्या किया गाइस, म्यूजिकल लेटर्स के साथ इनको क्या किया, कंपेयर किया। तो इसने क्या फाइंड किया, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट। मैच भी होती है, लिथियम सोडियम के साथ मैच करता है, ये भी +1 फॉर्म करता है, ये भी +1 फॉर्म करता है। इट इज आल्सो मेटल एंड इट इज आल्सो मेटल, सेम है। तो ये सही थी, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव ऑफ न्यूलैंड। अंडरस्टैंड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड इज कंप्लीटेड। उसके बाद देखते हैं इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी। अब आप कहोगे सर आपने पीछे वाले केस में लैंग्वेज नहीं लिखवाई, तो जैसे मैंने पीछे मैं बोलता गया हूं, आप उसको धीरे धीरे सुनिए, राइट डाउन कर लीजिए। क्लास लंबी होती जा रही है, अपने को ये कंप्लीट करना है, उसके बाद अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो जैसे जैसे मैंने वहां पीछे बोला है, आप वीडियो को धीरे धीरे देख के और उसको राइट डाउन कर लीजिए, डोंट वरी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी डेफिनेशन है या फिर इसका जो मॉडल था वो क्या करवा दूं, ये इसका जो क्लासिफिकेशन था उसकी जो लैंग्वेज थी वो अवेलेबल करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में। ड्रॉबैक क्या थी, अब आपने कहा था, मैंने कहा था थोरियम तक अवेलेबल करवा दी थी, थोरियम तक इसने चलाया था सिस्टम, और आपने कहा था सर आपने कैल्शियम तक लिखी है, इसीलिए लिखी है बिकॉज ये सक्सेस कहां तक था, इट got success only for till कैल्शियम। ये कैल्शियम तक ही सक्सेस हो पाया था। कहां तक है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद इसकी जो पीरियडिक टेबल थी वो मैच नहीं हो रही थी। क्या हो रही थी गाइस, मैच नहीं हो रही थी। अंडरस्टैंड। सेकंड, ये ओनली किस पे अप्लाई होता था, ओनली लाइट वेट एलिमेंट्स पे, किस पे, ओनली लाइट वेट एलिमेंट्स पे। अंडरस्टैंड। जो भारी थे, हैवी वेट थे, इसके लिए तो सही था, जो हैवी वेट थे उनके लिए क्या प्रूव हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। मतलब वहां पर ये जो फर्स्ट वाला एट के साथ प्रॉपर्टीज मिक्स हो रही है, फेल हो गया सिस्टम इसका। अंडरस्टैंड। थर्ड,
ये कहता तो इससे है कि इसने एक सही ऑर्डर सेट किया था, लेकिन कुछ एक जगह इसने इस रूल को फॉलो नहीं किया था, कुछ एक जगह इसने इस रूल को फॉलो नहीं किया था। जो हेवी वेट वाले थे उनको पहले लिख लिया था, हेवी वेट वाले जो थे वो पहले लिख लिए थे, और उसके बाद क्या लिखा, लाइट वेट वाले, क्या लिखे, लाइट वेट वाले। तो ये इसकी क्या थी गाइस, ड्रॉबैक्स थी, क्या थी, ड्रॉबैक्स कितनी थी, 3 थी। अब जैसे कि लास्ट वाला मैं आपको समझाता हूं, लिथियम का कितना था, 7 था, बेरिलियम का कितना होता है, नियर कितना होता है, 9 के पास होता है। तो 9 वाला पहले नहीं आ सकता, बिकॉज इसने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया था, या फिर आप कह सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है पहले स्मॉल, फिर बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा चलता रहता है। लेकिन इसने कुछ एक जगह हैवी पहले कर दी और लाइट बाद में कर दी, तो इस तरह कुछ ड्रॉबैक्स थी। और आज के लिए इतना गाइस काफी है, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप साथ साथ राइट डाउन करते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, जिस किसी को मालूम नहीं है उन सभी को इन्फॉर्म करते जा रहे हैं, क्लासेस को शेयर करते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और हाँ गाइस, एक अलग थिंग, अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो क्लासेस को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अंडरस्टैंड गाइस।